हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमको सभी को पता है कि अब नीट यूजी में फाइनली हम लोगों का एक लास्ट टाइम पे अपना रिज़ल्ट आएगा, स्कोर कार्ड आएगा जिसको स्टूडेंट डाउनलोड करेंगे। ये रिज़ल्ट अब कभी भी अपलोड हो सकता है फ्राइडे को आ जाए, हो सकता है मैक्सिमम सैटरडे को आ जाए। ज़्यादातर उम्मीद है कि फ्राइडे तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। रिज़ल्ट आते ही मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट डे संडे तक हमारे काउंसलिंग के नॉर्म्स आ जाएंगे, जिसको कि हम बोलते हैं एमसीसी का एक बुलेटिन आ जाएगा एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in के ऊपर। और इस बुलेटिन के ऊपर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी नॉर्म्स हैं वो सारे नॉर्म्स लिखे रहते हैं काउंसलिंग के, कि फॉरफिट के लिए क्या नॉर्म्स हैं, कितने राउंड में हम अपग्रेडेशन का क्या रूल्स है, स्टे राउंड का क्या रूल है, स्पेशल स्टे राउंड का क्या रूल है, और उसके अकॉर्डिंग ही सारी काउंसलिंग कंडक्ट होती है। ये आपको जो एमसीसी पे जो बुलेटिन आएगा ये सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी थॉरली पढ़ना है और समझना है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने काउंसलिंग के डिसीजन आगे फर्दर लेने हैं। आज के सेशन में हम थोड़े से बेसिकली देखेंगे जो काउंसलिंग का जो सीक्वेंस है वो क्या सीक्वेंस होता है। जो पहले नीट का बुलेटिन आएगा उसके बाद सारे एप्लीकेशन फॉर्म आना शुरू होंगे। तो सबसे पहले कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसके बाद कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म आता है, राउंड कैसे चलते हैं, कौन सी काउंसलिंग आगे चलेगी, कौन सी काउंसलिंग पीछे चलेगी, क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशन रहेंगे, क्या सिक्योरिटी पेमेंट्स रहते हैं, कैसे सिक्योरिटी पेमेंट हमारे सेफ़ रहते हैं, कैसे हमारे फॉरफिट हो जाते हैं, जो इनके इंपॉर्टेंट रूल्स है वो समझेंगे। और जो स्टूडेंट्स इसमें बीच में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की काउंसलिंग करेंगे, जो स्टूडेंट एमबीबीएस और बीडीएस के साथ में काउंसलिंग करेंगे, जो एनआरआई कोटा और मेहमान कोटा की साथ में काउंसलिंग करेंगे, इन सब काउंसलिंग को साथ में कैसे लेके चलना है, कैसे क्लब करके चलना है कि जिससे हमारा कोई लॉस ना हो। एक हेल्दी काउंसलिंग करके जो भी हमारे रैंक पे बेस्ट सीट बनती है वो बेस्ट सीट हमारे रैंक पे निकल के आ जाए। तो फ्रेंड, हम में से ज़्यादातर लोगों को स्टूडेंट को पता होगा कि अभी जब नीट का एग्ज़ामिनेशन हो रहा था और तब से लेके अभी तक कुछ एप्लीकेशन फॉर्म काउंसलिंग के निकल चुके हैं। जैसे कि सीएमसी वेल्लोर का जो फॉर्म होता है हर साल पहले निकल चुका रहता है, इस बार भी फॉर्म निकल चुका है। आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली वाले जो बच्चों के लिए ये भी फॉर्म निकल चुका है। आईपीयू का फॉर्म सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों को ही फिल करना रहता है, अदर स्टेट वाले बच्चों को फिल नहीं करना रहता है। सिक्किम मणिपाल कॉलेज का फॉर्म हर साल पहले निकल जाता है, वो भी फॉर्म निकल चुका था। केरला का फॉर्म पहले निकल जाता है हर बार, केरला का भी फॉर्म जो है 2 से 3 बार निकल चुका है। और कर्नाटका ने इस बार पहली बार पहले ही फॉर्म निकाल दिया था, कर्नाटका का भी फॉर्म निकल चुका है। अब जब अभी काउंसलिंग रिज्यूम होगी तो कर्नाटका ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के nic.in के ऊपर एक नोटिस डाल दिया था कि हम जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके बाद एक बार दोबारा से फॉर्म निकालेंगे। तो जिन बच्चों का कर्नाटका का फॉर्म मिस हो चुका है, ईगरली आप वेट करें, कभी भी कर्नाटका की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये फॉर्म दोबारा से आ सकता है। और जिनको भी कर्नाटका में काउंसलिंग करानी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर अदर कोटा से, मेहमान कोटा से या एनआरआई कोटा से, तो ये फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। ये फॉर्म का फिल कर लीजिएगा। ईगरली वॉच भी करना है कि हो सकता है कीम का केरला का भी फॉर्म दोबारा से आ जाए, तो केरला का भी फॉर्म आपको फिल करना है। अब जो रेगुलर वे में जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, जैसे ही हमारा रिज़ल्ट आता है, होपफुली कल तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, उसके बाद एक एमसीसी का बुलेटिन आएगा। एमसीसी का बुलेटिन आते ही एक शेड्यूल आ जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिसमें काउंसलिंग के शेड्यूल आ जाएंगे सारे राउंड के। फर्स्ट राउंड का क्या शेड्यूल है, सेकेंड राउंड का क्या शेड्यूल है, थर्ड राउंड मॉपअप राउंड का क्या शेड्यूल है, और फोर्थ राउंड स्टे राउंड का क्या शेड्यूल है। ऑफिशियली जो रूल बोलता है वो ये बोलता है कि 4 राउंड की टोटल ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, और उसके बाद भी अगर सीटें बची तो 5th राउंड, जिसको हम स्पेशल स्टे राउंड बोलते हैं, वो राउंड कंडक्ट होता है। तो हर साल ही कुछ सीटें ज़रूर बच जाती हैं, इसलिए एमसीसी में अगर देखें तो 5 राउंड की ही काउंसलिंग होती है। 4 राउंड का शेड्यूल एडवांस में आपकी एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in के ऊपर आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होती है। जो एक राउंड का जो टाइम पीरियड होता है नियर अबाउट आपका 10 से 12 दिन का होता है। उसमें आपसे 1 से 2 दिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, रजिस्ट्रेशन का 3 दिन का टाइम मिलता है, साथ में उसमें पेमेंट चलता रहता है। उसके बाद 3rd या 4th दिन में आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाती है और चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी जाती है। मैक्सिमम 3 दिन का टाइम मिलता है चॉइस फिलिंग करने का। उसके बाद हमारी चॉइस जो होती है उसको सबमिट करा जाता है। चॉइस सबमिट करने के बाद डाटा प्रोसेस होकर रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट आते ही आप लोग अपना अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन अपना डाउनलोड कर लेते हैं, और आपके अलॉटमेंट लेटर में पता चल जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर अलॉटेड कॉलेज में जाके हमको अपनी फ़ीस सबमिशन करके डॉक्यूमेंटेशन करके अपनी ज्वाइनिंग ले लेनी होती है। फर्स्ट राउंड के बाद अगर आप चाहो तो अपग्रेड का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपनी सीट से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो कि और बेटर सीट मिल जाए सेकंड राउंड में, तो अपग्रेड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अदर चाहो तो आप परमानेंटली इस सीट को रिज्यूम कर सकते हो। और फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम उत्तर प्रदेश को छोड़ के जितनी भी काउंसलिंग होती है इंडिया में, वहाँ पे फ्री एग्जिट का ऑप्शन आता है। यानी कि अगर फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है आप उस सीट से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो और इस सीट को आप
छोड़ना चाहते हो, उस पे एडमिशन नहीं लेना चाहते हो और सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में दोबारा से काउंसलिंग करना चाहते हो, तो उस सीट पे आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। फ्री एग्जिट में आपका कोई भी क्वेश्चन अमाउंट फॉरफिट नहीं होता, यानी कि किसी तरह की आपकी पेनल्टी इम्पोज नहीं होती है। जब एमसीसी का फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें जो बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करेंगे उनको 11,000 रुपये का बेसिकली पेमेंट करना रहता है, जिसमें 10,000 रुपीज़ एज अ क्वेश्चन अमाउंट जमा होता है और 1,000 रुपीज़ काउंसलिंग फीस होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, और 10,000 रिफंडेबल होता है। और जो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करेंगे, इनफैक्ट लाइक डीम यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग करेंगे, उनको 2,05,000 का पेमेंट करना रहता है ऑनलाइन। ये पेमेंट एक ही बार में होना चाहिए, चाहे नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आपकी कार्ड्स में लिमिट नहीं है तो अपनी लिमिट्स को इंक्रीज़ करा लीजिए, वरना अपनी नेट बैंकिंग ओपन कर लीजिए, बिकॉज ये 2,05,000 का वन टाइम पेमेंट आपका होता है। इसमें 5,000 रुपीज़ की नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फ़ीस होती है और 2 लाख रुपीज़ आपका रिफंडेबल होता है। अगर आपको सीट मिल जाती है, आप सीट को ज्वाइन कर लेते हो, तो वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। सीट नहीं मिलती है तो भी आप पैसे वापस मिल जाते हैं। फर्स्ट राउंड में जैसे मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट राउंड में सीट मिली और फ्री एग्जिट लेते हैं तो उस कंडीशन में पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन सेकंड राउंड के बाद अगर आपको सीट मिलती है और आप सीट को छोड़ते हो तो ये 2 लाख रुपीज़ एज अ पेनल्टी कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली ये क्वेश्चन अमाउंट सारे स्टेट्स और एमसीसी इसलिए रखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए रखते हैं कि सीट ब्लॉकिंग ना हो, क्योंकि बच्चा सीट लेके छोड़ता ना रहे, एक नीचे वाली रैंक तक भी सीटें पहुँचें, इसलिए ये चीज़ करना ज़रूरी होता है। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बहुत सारी काउंसलिंग है जहाँ पे 1 से 2 लाख रुपए का क्वेश्चन अमाउंट होता है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे प्री क्वेश्चन अमाउंट नहीं लेते हैं, पोस्ट क्वेश्चन अमाउंट लेते हैं। जैसे कि अच्छा एग्जाम्पल है कर्नाटका हो गया या आपका तेलंगाना हो गया। ये सब स्टेट में क्या होता है कि पहले आपका जो नॉर्मल काउंसलिंग फ़ीस है 2 से 3,000 रुपये, वही आपको जमा करना रहता है। जब आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है तब वो बोलते हैं कि अगर आपको ये अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, सीट को लेना है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, तभी आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे। ये रूल आपका तेलंगाना में चलता है, कर्नाटका में चलता है। बाकी मैक्सिमम जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे पहले ही काउंसलिंग का फॉर्म फिल करते ही आपको क्वेश्चन अमाउंट भी साथ में जमा करना पड़ता है। इसलिए काउंसलिंग में ये चीज़ बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि सपोज़ के लिए फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का स्कोर 500 है या 400 है, तो उसने देखा कि 400 के स्कोर पे मुझे यूपी में सीट मिल सकती है, उत्तराखंड के अंदर सीट मिल सकती है, हरियाणा में सीट मिल सकती है, तेलंगाना के लास्ट स्टे राउंड में सीट मिल सकती है, बिहार, वेस्ट बंगाल, डीम यूनिवर्सिटी, इन सब जगह, पौंडीचेरी के अंदर, राजस्थान के अंदर सीट मिल सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब जगह पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूँगा और अपना क्वेश्चन अमाउंट को फंसाऊँगा। ये हमने एक रफ डाटा निकाल लिया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे कौन कौन से स्टेट में सीट मिल सकती है, फिर और एनालिसिस करा जाता है कि मेरे स्कोर पे इसमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या उसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पड़ेगी, कॉलेज का स्टैंडर्ड क्या है, उसमें से बेस्ट 1 या 2 काउंसलिंग आपने फ़िल्टर कर ली और वहीं पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाला। अननेसेसरी 7 जगह, 8 जगह, 5 जगह, 4 जगह रजिस्ट्रेशन कराना एक स्मार्ट काउंसलिंग नहीं कराती है। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप चाहो तो जितने फॉर्म फिल कर सकते हो, बट एक स्मार्ट काउंसलिंग नहीं कराती। एक लेमैन की तरह हम बस ट्राई करते रहते हैं। तो काउंसलिंग से पहले ही आप उनको डिसाइड कर लेना है कि कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कहाँ पे हम आवेदन करें, कहाँ पे हम एप्लीकेशन करें, जिससे कि हमारे स्कोर पे मुझे बेस्ट सीट निकाल के आ जाए। और राउंड की इंपॉर्टेंस समझना है। थर्ड राउंड जो होता है, जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं टेक्निकली, उस राउंड में वही बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जिनके को कोई सीट अलॉटेड नहीं हुई है या उनको सीट अलॉट हुई है, उसने ज्वाइन नहीं करी है, रिजेक्ट कर दी है। अगर आपके हाथ में कोई सीट है, चाहे स्टेट से है, चाहे ऑल इंडिया कोटा से है, चाहे डीम से, कहीं से भी, कोई भी काउंसलिंग से अगर आपने कोई भी सीट है, तो उस सीट को लेके आप मॉपअप राउंड में नहीं जा सकते। मॉपअप राउंड बेसिकली या उसके बाद वाले जितने भी राउंड होते हैं, स्टे राउंड, स्पेशल स्टे राउंड, उन सब बच्चों के लिए होते हैं जिनके हाथ में कोई भी सीट नहीं है। एम्प्टी हैंडेड ही इन सब राउंड में जाना होता है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर द मॉपअप राउंड्स, तो आपका जो डीम्ड की जो काउंसलिंग का जो पैटर्न रहता है वो इस टाइप से रहता है कि जैसे जैसे आपके राउंड आगे बढ़ेंगे, कट ऑफ और ज़्यादा कंजेस्टेड होता जाएगा, हाई ज़्यादा जाएगा। इसलिए बेटर ये रहता है डीम में कि फर्स्ट राउंड या मैक्सिमम सेकंड राउंड तक हम अपनी सीट को निकाल लें और सीट को ज्वाइन कर लें। मॉपअप राउंड में जाना डीम यूनिवर्सिटी के लिए स्मार्टेस्ट नहीं है, एसटी राउंड में जाना डीम यूनिवर्सिटी के लिए स्मार्टेस्ट नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट में जस्ट रिवर्स होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ नीचे जाता है। तो कुछ स्टेट्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराना इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे उत्तर प्रदेश एक अच्छा एग्जांपल है, बिकॉज उत्तर प्रदेश इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे फर्स्ट राउंड से ही पेनल्टी इंपोज होती है, जिसको चलते हुए 90% से ज़्यादा सीटें फर्स्ट राउंड में अलॉटेड हो जाती हैं और सेकंड राउंड में कट ऑफ बिल्कुल शूट हो जाता है। फर्स्ट राउंड में अगर कोई कॉलेज आपका 290 नंबर पे मिला है तो वही कॉलेज सेकंड राउंड में 400 नंबर तक चला जाता है और थर्ड राउंड में वो कॉलेज 500 नंबर तक जाता है और फोर्थ राउंड में वो कॉलेज 590, 600, 620 नंबर तक भी जा सकता है। यही पैटर्न उत्तर प्रदेश का रहता है, बिकॉज कॉलेज में सीट खत्म होती रहती है। फर्स्ट राउंड में 150 सीटें हैं, सेकंड राउंड में उस कॉलेज में 10 सीटें बची, थर्ड राउंड में उस कॉलेज में 4 सीटें बची, फोर्थ राउंड में उस कॉलेज में 1 सीटें बची। इसलिए
डिमांड ज़्यादा रहती है, सप्लाई कम हो जाती है। इसको चलते हुए इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा कट ऑफ शूट हो जाता है। लेकिन कुछ स्टेट है जैसे कर्नाटका है, जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे कट ऑफ नीचे जाएगा। तो कुछ स्टेट में इसका बेनिफिट रहता है। इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। स्टेट वाइज काउंसलिंग की आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। स्टेट वाइज काउंसलिंग की एनालिसिस के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट eduss.com पे जा सकते हो। वहाँ पे इंडिया के सारे स्टेट के पिछले 4-5 साल के कट ऑफ अवेलेबल हैं। डीम के, आईपी कोटा के, ऑल इंडिया कोटा के, एम्स के, जिपमर के, एएमयू, बीएचयू, सारे जितनी भी काउंसलिंग होती है सबके कट ऑफ वहाँ पे हैं। उससे आप एक कट ऑफ का ट्रेंड निकाल सकते हो। इस बार की काउंसलिंग में जो खास करके ध्यान रखना है, रैंक पे ध्यान रखना है। अगर लास्ट ईयर वाली जो स्कोर को कॉपी करके काउंसलिंग करी कि इस स्टेट में तो यार 400 नंबर पर ये कॉलेज मिल गया था तो मेरा भी 400 नंबर है, चलो फिल करें, मुझे मिल जाएगा, तो आप फंस जाओगे। बिकॉज हम सभी को पता है कि इस बार लास्ट ईयर के स्कोर वाइज रैंक में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। सो जस्ट फॉलो द रैंक्स ऑफ द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की रैंक के वाइज जो बच्चे काउंसलिंग करेगा वो अच्छे स्मूथली काउंसलिंग करके एक अच्छा कॉलेज निकाल लेगा। लेकिन स्कोर कॉपी करके अगर हमने काउंसलिंग करी लास्ट ईयर से तो डेफिनेटली हम फंसने वाले हैं। और एमसीसी या जितने भी स्टेट्स होते हैं ज़्यादातर वो फ़ीस की गारंटी नहीं लेते हैं, बॉन्ड्स की गारंटी नहीं लेते हैं। इसलिए जिस भी कॉलेज में आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उसकी फ़ीस आपको खुद से चेक करनी रहती है। एमसीसी ये सारे कॉलेज टू कॉलेज जितने भी डीम्ड हैं 51 है एज ऑफ नाउ, तो सबकी वेबसाइट पर जाकर उसकी आप फीस और एडिशनल जो उनके नॉर्म्स हैं, इंक्रीमेंट्स हैं, वो सब देख के ही अपनी काउंसलिंग करेंगे। eduss की ऑफिशियल वेबसाइट में eduss.com पे फ्रंट पेज में अगर आप जाते हो तो फैक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी अपग्रेडेड फीस आई है इस बार 2024 की वो सब वहाँ पे अपलोड करते जा रहे हैं। जितनी भी फीसेस अभी अपलोड हो गई, जिस कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है फीसेस, वो सब इस बार की करंट फीसेस 2024 की यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो eduss.com से, और यहाँ से भी जाके अपनी फीसेस को देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये काउंसलिंग समझना है। अब एनआरआई के ऊपर भी बात कर लेते हैं और गवर्नमेंट मैनेजमेंट वाली बात कर लेते हैं। जो बच्चा अपनी जब एमसीसी का जो काउंसलिंग होगी उसी जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसी समय एक नोटिस आता है इसकी वेबसाइट पे, और उसमें बोलते हैं द स्टूडेंट दोज हु वांट टू कन्वर्ट देयर कैटेगरी फ्रॉम इंडियन टू एनआरआई दे कैन अपलोड देयर एनआरआई डॉक्यूमेंट ऑन द गिवन ईमेल आईडी। उसके बाद आप वो जो डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके एनआरआई सर्टिफिकेट होता है, रिलेशनशिप एफिडेविट होता है, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट होता है, पासपोर्ट, आईडी प्रूफ, नीट का स्कोर कार्ड, ये फैमिली ट्री, ये सब आप अपलोड करते हो उस मेल आईडी पे, और 2 दिन में आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। तो जो बच्चे एनआरआई कैटेगरी को चेंज कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई एग्जांपल आप एक कॉलेज फिल कर रहे हो जेएसएस मैसूर या केएमसी मणिपाल या केएमसी मैंगलोर, कोई भी आप कॉलेज उठा लीजिए, तो वो कॉलेज आपको 2 बार दिखाई देगा। एक बार वो कॉलेज आपको दिखाएगा मैनेजमेंट कोटा से, और एक बार वो कॉलेज आपको दिखाई देगा एनआरआई कोटा से। तो ऐसा नहीं होता है एनआरआई में, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमने अपनी कैटेगरी चेंज कर ली तो हम सिर्फ एनआरआई की ही चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। नो, यू कैन फिल बोथ द चॉइसेस, यू कैन फिल एनआरआई एज वेल एज मैनेजमेंट, ठीक है। और जो चॉइस का जो चार्ट होता है, जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग सोल होती है काउंसलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसमें कोई ऐसा रूल्स, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। आप चाहो तो ऊपर गवर्नमेंट वाले कॉलेज लगाओ, नीचे प्राइवेट वाले कॉलेज लगा दो। आप चाहो तो ऊपर गवर्नमेंट वाले लगाओ, फिर प्राइवेट लगाओ, फिर बीडीएस लगाओ, फिर अगर आपको एनआरआई कोटा लगाना है तो आप एनआरआई कोटा भी लगाओ। तो एक ही चॉइस फिलिंग में आप सबको एक साथ क्लब कर सकते हो। बस वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम विच कैटेगरी यू आर अप्लाइंग, ठीक है। अगर आप अपनी कैटेगरी को वहीं पे ही सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी कैटेगरी से हम फिल कर रहे हैं। डीम में जाना है और गवर्नमेंट को भी करना है तो आपको डीम को भी सिलेक्ट करना है, ऑल इंडिया कोटा को भी, ओपन सीटों को भी सिलेक्ट करना है। आपके सामने सारी चॉइसेस आ जाएंगी और अपनी चॉइसेस के अनुसार जो है अपनी चॉइस को सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से चॉइस क्लबिंग चलती रहती है। और इसका चॉइस सीट अलॉटमेंट का क्या रूल रहता है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने 27 चॉइसेस को फिल किया तो चॉइस नंबर 1 पे सर्वर आएगा, पहले कॉलेज को सर्च करेगा, अगर उस कॉलेज में एक भी सीट अवेलेबल है तो वहीं पे वो सीट को अलॉट कर देगा, नीचे वाले ऑप्शन को वो चेक ही नहीं करेगा। सेकंड वाले पे वो तभी जाएगा जब ऊपर वाले कॉलेज में सारी सीट अलॉटेड हो चुकी होंगी। तो इस नियम से हमारी चॉइस स्कैनिंग होती है। तो हमेशा चॉइस फिलिंग में जो मोस्ट बेस्ट कॉलेज है उसको हमेशा ऊपर रखना चाहिए। काफ़ी बच्चे निराश हो जाते हैं, गिव अप करके जो है ये काउंसलिंग करते हैं कि यार ये कॉलेज तो मुझे मिलेगा नहीं, इसको छोड़ देते हैं, इस कॉलेज को फिल करते हैं, यही हमको मिलेगा। ऐसा नहीं, अगर किसी से कोई गलती हो गई और वो कॉलेज आपको मिल गया और आपने फिल नहीं किया तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए बेटर कॉलेज को हमेशा ऊपर ही रखना चाहिए चॉइस फिलिंग के अंदर, बिकॉज चॉइस फिलिंग का ये नियम है, इसको अच्छे से समझना है। तो अभी होपफुली कल अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो एक मोस्ट प्रॉब्ली संडे तक एक्सपेक्टेशन है कि संडे तक हमारे एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर काउंसलिंग के नॉर्म्स नीट बुलेटिन आ जाएगा। उस बुलेटिन को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और उसके बाद फिर जैसे अपनी काउंसलिंग होती है काउंसलिंग को स्टार्ट करें। 10 दिन से 12 दिन का एक राउंड होता है
जैसे ही एमसीसी का फर्स्ट राउंड फिनिश हो रहा होगा, रिज़ल्ट आ रहा होगा, उसी के बीच में मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त के फर्स्ट वीक में लगभग 5, 6 या 7 तारीख तक स्टेट भी धीमे धीमे अपना फॉर्म निकाल देंगे। और स्टेट में क्लब काउंसलिंग चलती है, यानी कि स्टेट में कोई ऐसा नियम नहीं है कि आज हरियाणा निकालेगा तो कल पौंडीचेरी निकालेगा तो परसों अरुणाचल प्रदेश निकालेगा। स्टेट में आपको एक दिन में 4 स्टेट के फॉर्म आ सकते हैं, एक दिन में 6 स्टेट के फॉर्म आ सकते हैं। वो आपको मैनेज करना है। ये आप सुबह देख रहे हो, आप 11 बजे आपको पता चला कि कर्नाटका ने फॉर्म निकाल दिया, 1 बजे पता चला कि राजस्थान और उत्तराखंड का भी फॉर्म निकल गया, शाम को 4 बजे पता चला कि आपको तेलंगाना का फॉर्म आ गया है, बिहार का फॉर्म आ गया है, महाराष्ट्र का फॉर्म आ गया है। तो यहाँ पे घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसीलिए पहले से प्रिपरेशन और तैयारी की जाती है कि ठीक है 7 फॉर्म आए हैं, मुझे कोई पैनिक नहीं होना है, मुझे 7 फॉर्म तो फिल करने नहीं है। मेरे लिए कौन सा फॉर्म है, मेरा स्कोर 250 आया है, तो ना मुझे कर्नाटका में सीट मिलेगी ना कहाँ पे मिलेगी, मुझे जहाँ पे मिल सकती है, मुझे राजस्थान में मिल सकती है तो मुझे राजस्थान का फॉर्म फिल करना चाहिए, मुझे डीम में मिल सकती है तो मुझे डीम का करना चाहिए, मुझे बिहार में मिल सकती है तो बिहार में करना चाहिए। 3 फॉर्म हमारे लायक हैं। अब इस 3 फॉर्म में मेरे लिए बेस्ट कौन सा स्टेट रहेगा। मैं बिहार जाना चाहता हूँ तो मैं बिहार का फॉर्म फिल करता हूँ, मैं राजस्थान जाना चाहता हूँ तो मैं राजस्थान का फॉर्म फिल कर सकता हूँ। तो यू हैव टू फिल्टर आउट द काउंसलिंग। एक की जगह पे अगर आपको 2 फॉर्म फिल करने हैं तो 2 कर सकते हैं, लेकिन 4-5 फॉर्म अननेसेसरी फिल करेंगे। ज्वाइनिंग आपको एक ही जगह करनी है, बाकी सीटें आपकी ब्लॉक होती हैं, वेस्ट होती हैं, और कई जगह बार आपका अमाउंट भी वेस्ट होता है, क्वेश्चन अमाउंट। तो ये सब चीज़ों का बारीक ध्यान देना पड़ता है काउंसलिंग में। तो होपफुली ये छोटा जो लेक्चर था, जो सेशन था, इससे आपको कुछ अंदाज़ा मिलेगा काउंसलिंग में आगे वाली जर्नी क्या होने वाली है। अगले 2 महीने काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड मॉपअप राउंड, फोर्थ स्टे राउंड, फिफ्थ स्पेशल स्टे राउंड। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दोस थिंग। जो भी बच्चा लाइफ में अच्छी तरह से चीज़ों को समझता है, उसकी एडुकेट नॉलेज रखता है, तो उसको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हर स्कोर के ऊपर सीट अवेलेबल है। इवन जो बच्चा जस्ट क्वालिफाइड है, 164 नंबर है, जो कैटेगरी से क्वालिफाइड है, उस पर भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटें मिलती हैं। बहुत तरह की सीटें हैं, NRI कोटा है, अदर कोटा है, आई कोटा है, काफ़ी डीम कॉलेज डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है, NRI कोटा पे डिस्काउंट अवेलेबल है, काउंसलिंग सीट्स हैं। बस आपको समझना है कि आपको कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन करना है, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, और उसके द्वारा आपको सीट निकालनी है। द ओनली वे टू टेक अ सीट इन इंडिया इज़ द काउंसलिंग एक्टिविटी। देयर इज़ नो अदर मीन, अदरवाइज एडमिशन विल बी नॉट वैलिड। सो काउंसलिंग को अच्छी तरह समझ के काउंसलिंग एक्टिविटी में भाग लीजिए और काउंसलिंग के द्वारा सीट निकालिए फ्रेंड। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड। थैंक यू।